दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसा बोर्ड है जो अपने आप को वक्फ बोर्ड कहता है। लेकिन इसका असली काम क्या है? ये बोर्ड इंसाफ के लिए है या सिर्फ एक तरीका है जमीनों को कब्जा करने का? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक ऐसा ट्रस्ट है जो मुसलमान समाज के रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये कैसे काम करता है, ये किसी को पूरी तरह समझ नहीं आता। कई जगह ये बोर्ड जमीन और प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स का असली कल्प्रिट बन गया है। वक्फ बोर्ड ने अपनी शुरुआत बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ की थी, लेकिन आज के टाइम में ये करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट का सिंबल बन चुका है। तो ये सब कैसे हुआ? इसका हमारे देश पर क्या असर हो रहा है? चलिए इस मिस्ट्री को समझते हैं और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स रिवील करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए इसको शुरुआत से और गहराई से समझते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? पहले समझते हैं वक्फ बोर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर। वक्फ का मतलब होता है परमानेंट डेडिकेशन। इस्लामिक लॉ के तहत किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट करना ही वक्फ का कोर है। मस्जिदें, मदरसास, हॉस्पिटल्स और सोशल वेलफेयर के लिए फंड प्रोवाइड करना इसका असली मिशन था। लेकिन भारत में इसका सेटअप कैसे हुआ और किसने इस सिस्टम को अपनाया? इसका जवाब हमारी हिस्ट्री में छुपा है और उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो एक टाइम पे पूरे देश के वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करता है। वक्फ सिस्टम भारत में कैसे आया? 12th सेंचुरी दिल्ली सुल्तानते के ज़माने में जब इस्लामिक रूलर्स ने भारत में अपनी ताकत बढ़ाई थी, तब वक्फ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले इस सिस्टम का मकसद था सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना और ज़मीन दौलत को मॉस्क्यूज और मदरसाओं के लिए डेडिकेट करना। ब्रिटिशर्स के दौर में ब्रिटिशर्स ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए लॉज बनाए, जैसे कि वक्फ एक्ट 1923, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करना कंपलसरी था। इसका असली मकसद था कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। आज़ादी के बाद वक्फ सिस्टम को एम्पावर करने के लिए वक्फ एक्ट 1954 और उसके अमेंडमेंट से लाए गए। इसके थ्रू वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा पावर दी गई, जिससे उनके पास ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ का फुल कंट्रोल था। अब वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को वक्फ की घोषित कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। और इससे भी बड़ी बात, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। पर एक सवाल उठता है, क्या एक डेमोक्रेटिक देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे पावर्स देना सही है? 6 लाख एकड़ से ज़्यादा लैंड के साथ वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है। ये लैंड प्राइम रियल एस्टेट है जो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बड़े सिटीज़ में है। अगर इन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल हो तो वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग का कभी भी शॉर्टेज ही नहीं होता। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। आपको पता है वक्फ बोर्ड का असली मकसद क्या था? वक्फ प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल करना। लेकिन हो क्या रहा है? करप्शन और मिसमैनेजमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। वक्फ बोर्ड का असली मकसद तो बड़ा पियोस और नोबल था, लेकिन आज के टाइम में करप्शन और मिसमैनेजमेंट ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये कुछ मेजर इशूज़ हैं जो वक्फ सिस्टम को झुंझुना रहे हैं। करप्शन और मिसमैनेजमेंट, वक्फ प्रॉपर्टीज़ और फंड्स का गलत इस्तेमाल होता है। वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए जो पैसा डेडिकेट किया गया था वो प्राइवेट गेन्स में चला जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये सिस्टम उन लोगों के लिए बना था जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। इलीगल सेल्स और इंक्रोचमेंट्स, वक्फ लैंड इलीगल तरीके से बेची जा रही हैं, ये इंक्रोच की जा रही हैं, ये लैंड डेवलपर्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों के थ्रू की जा रही है, जिसमें प्रॉपर्टी के असली ऑनर्स की कभी सुनी ही नहीं जाती।
पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, वक्फ प्रॉपर्टीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मिसयूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए वक्फ लैंड्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट कम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी की कमी, फाइनेंशियल ऑडिट्स इरेगुलर हैं और अकाउंटेबिलिटी काफ़ी वीक है। ये एक ब्लैक होल जैसा लगता है जहां पैसा जाता है लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो पैसा कहां गया। अब आइए आपको कुछ शॉकिंग एग्जाम्पल बताते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। कर्नाटका का ₹2,00,000 का स्कैम। 2012 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका में वक्फ प्रॉपर्टीज वर्थ ₹2,00,000 या तो इलीगल इंक्रोचमेंट हो गई थी या मिसयूज की गई थी। ये प्रॉपर्टीज प्राइम रियल एस्टेट थी जिसमें ज़मीन का इलीगल सेल का काफ़ी बड़ा स्कैम सामने आया। दिल्ली का प्राइम प्रॉपर्टीज। दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज को बस ₹10 पर मंथ पे लीज किया गया था। ये लीज एग्रीमेंट वैसे था जिससे वक्फ बोर्ड को प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिल रहा था लेकिन डेवलपर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। मुंबई की लैंड डील्स। हाई वैल्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इलीगल डेवलपर्स को दे दिया गया था। ये लैंड डील्स पूरी शहर में काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक बन गई थी और इनमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। हैदराबाद के इंक्रोचमेंट्स। हैदराबाद में प्राइम वक्फ लैंड्स को सैडी डील्स के थ्रू डेवलपर्स को दे दिया गया। ये लैंड्स इलीगल तरीके से इनकरेज हो गई थी जिससे कोई भी चेक करने वाला नहीं था। एक रियल लाइफ कहानी सुनते हैं लखनऊ की। वक्फ की एक प्रॉपर्टी पर इलीगल मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब लोकल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। ये केस कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ऐसे हजारों केसेस हैं जो दिखाते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंसी की कमी एक्सप्लॉइटेशन का रीज़न बन रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ होती कैसे है? वीक रेगुलेशन लॉस तो हैं लेकिन उनका इन्फोर्समेंट नहीं होता। इस वजह से करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना मुश्किल हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी की कमी। रेगुलर ऑडिट्स काफ़ी इरेगुलर हैं और वीक गवर्नेंस इसमें मेन फैक्टर्स हैं। जब तक अकाउंटेबल नहीं होते तब तक मिसयूज का प्रोसेस चलता रहेगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वक्फ बोर्ड में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। जब पॉलिटिक्स इस इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है तो वेलफेयर का असली पर्पस गायब हो जाता है। वक्फ का असली पर्पस था एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, लेकिन आज करप्शन और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कम्युनिटीज़ अपने हक के रिसोर्सेज से वंचित हैं। वक्फ के रिसोर्सेज का मिसयूज़ होने की वजह से वो लोग जो इससे फ़ायदा उठाते थे वो डिसप्रीव्ड हो रहे हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। वक्फ फंड को गलत जगह पर यूज़ किया जा रहा है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेलफेयर प्रोग्राम्स पर पड़ता है। इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी गिर गई है। पब्लिक का ट्रस्ट वक्फ सिस्टम पर कम हो गया है और लोग इस इंस्टीट्यूशन को एक करप्ट बॉडी समझने लगे हैं। अब क्या करें? अगर वक्फ सिस्टम को सुधारना है तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रेगुलर और इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकेगा। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। मिसयूज़ करने वालों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये उनको डर दिखाएगा कि अब ये प्रैक्टिसेस टॉलरेट नहीं की जाएंगी। डिजिटाइजेशन। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ट्रैक करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डाटाबेस बनाया जाना चाहिए। इससे प्रॉपर्टी के ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस इजीली ट्रेस किए जा सकते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। लोकल कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना होगा। जब कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तब सिस्टम को अपने गोल्स अचीव करना आसान होगा।
वक्फ का असली मकसद क्या है, इस बारे में लोगों को एजुकेट करें। जब लोग इन्फॉर्म्ड होंगे तब सिस्टम को रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी को लेकर प्रेशर बनेगा। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और मीडिया के थ्रू अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें। जब पब्लिक प्रेशर में होगी तभी रिफॉर्म पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, वक्फ सिस्टम का असली मकसद तो बड़ा नोबल था, लेकिन करप्शन और एक्सप्लॉइटेशन ने इसे अलग रास्ते पर डाल दिया। लेकिन अगर हम सब मिलकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करें तो ये इंस्टीट्यूशन एक बार फिर अपने मिशन को अचीव कर सकेगा। अब सवाल ये है, क्या आप और हम मिलकर वक्फ सिस्टम के सुधार के लिए आवाज़ उठाएंगे? अगर ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा तो ज़रूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्चाई के साथ बने रहिएगा और अपना फ़र्ज निभाइएगा।